आप देख रहे हैं LN न्यूज। में लिखा गया कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मजहब पे भी चल सकता और अपने जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज में उसको एडमिनिस्टर कर सकता। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूज़र है, यानी कोई चीज़ के इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। सर, नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रस्तान है। अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर रही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड्स में देखेंगे, वहां पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है। लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। अब आप मेरे को बताइए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है सुन्नी वक्फ बोर्ड में। उसमें से 1,12,000 तो वक्फ बाय यूजर है। जब वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर? एक ये हो गया। ये इनका ये वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब नहीं, खींचने का मतलब है। दूसरा उसमें क्या है कि कोई 5 साल जो मुसलमान रहेगा, उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, ये देख लो आप। अच्छा, कोई ऐसा लॉ हिंदू धर्म में नहीं है, कोई भी कभी भी दान दे सकता है। आप ये क्यों लेकर आए बताओ? आप कौन होते? मैं प्रैक्टिसिंग हूं नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ। हाँ, तीसरा आप उसमें देख लो। तीसरा क्या है उसमें कि ये बोला जा रहा है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के कब्जे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब आप मेरे को बताइए, कलेक्टर खुद गवर्नमेंट का होता है, एग्जीक्यूटिव का। क्या कलेक्टर अपने मामले में जज बन सकता क्या? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। भाई, आप में मेरा झगड़ा होगा तो आप जज कैसे बनेंगे? तो कलेक्टर को इख्तियार दे रहे हैं कि कलेक्टर तय करेगा। अच्छा, फिर सर्वे कमिश्नर होता है जो सर्वे करता है प्रॉपर्टीज को। ये बोल दिया कि नहीं, सर्वे कमिश्नर नहीं करेगा, कलेक्टर करेगा। सर्वे कमिश्नर एक अलग होता है डिपार्टमेंट, उसको खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई आप उसको? फिर आप ये कर रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में वहां पर सिर्फ एक नॉन मुस्लिम मेंबर होता है, वो मिनिस्टर होता है। बाकी के पूरे जितने कैटेगरीज है उसमें मुसलमान होता है। आप उसको खत्म करके मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें से कम 8 या 9 नॉन मुस्लिम को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता है मुतवल्ली कैटेगरी का, MLA MP कैटेगरी का और बार काउंसिल का। आप नॉमिनेट करेंगे। अच्छा, नॉमिनेट क्यों करना चाह रहे हैं? अगर आप वक्फ बोर्ड का एक्ट देखेंगे तो वक्फ बोर्ड में आपकी प्रॉपर्टी वक्फ है, मैं उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में 5 साल के लिए ले सकता हूं। जब मैं अपने लोगों को नॉमिनेट कर दूंगा उसमें, तो मैं डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लूंगा। इनकी नीयत खराब है उसमें। फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई हिंदू वक्फ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता हिंदू वक्फ? हिंदू वक्फ कर सकता है, वो मुतवल्ली भी बन सकता है, मगर आप हिंदू वक्फ नहीं कर सकता, उसको खत्म कर रहे हैं और हिंदू को मेंबर बनाना चाह रहे हैं आप। सेंट्रल वक्फ काउंसिल लेके देयर शैल बी, शेल का मतलब मैंडेटरी अंग्रेजी में, 2 मेंबर रहेंगे मिनिमम। फिर ये झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी की कि हम महिलाओं को बना रहे हैं, वो पढ़ते नहीं है।
ऑलरेडी महिला का प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? अब ये बोल रहे कि 2 बनाएंगे। अभी जो प्रोविजन है एटलीस्ट 2, यानी 2 से बढ़ सकते, आप 2 कर दिए खाली उसको। वक्फ का एक ट्राइब्यूनल है। अब ट्राइब्यूनल में झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये इसका डिसीजन फाइनल होता है। भाई एनजीटी ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, ऐसे 14 ट्राइब्यूनल है जिनका डिसीजन फाइनल होता है। अपील नहीं कर सकते। भाई ट्राइब्यूनल के जजमेंट के बाद हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला जाता है। अपील करने से तो लाखों केस कोर्ट में है, और रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट पूरा रिकॉर्ड मंगा सकता है। तो ये वक्फ के फेवर में नहीं है। फिर इसमें आपने एक कानून लेकर आए। अभी कानून क्या है कि अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी से बेचता है, उसको 2 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट, नॉन बेलेबल। अभी मोदी जी के दिमाग में ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि तू वक्फ बोर्ड की जायदाद को बेच दे। मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है कि तेरे को 2 साल नहीं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तेरे को बेलेबल हो जाएगा। तो वक्फ के मफाद में क्या हो रहा है? ट्राइब्यूनल है, वक्फ का ट्राइब्यूनल, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज सीजे अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के, एक इस्लामिक नॉलेज का जानकार और एक एमिनेंट पर्सन। अब आप क्या करते हैं? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कैसे होगा? फिर अगर आपकी कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, मैं जाके कंप्लेन करता हूं कि ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर विल ऑर्डर एन इंक्वायरी। अच्छा, पेंडिंग इंक्वायरी और प्रॉपर्टी विल नॉट बी वक्फ की एक्ट में बोल रहे, बिल में बोल रहे, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट इंक्वायरी, एंड द कलेक्टर विल डू द इंक्वायरी एज ही डीम्स फिट। इसका क्या मतलब? यानी आपकी प्रॉपर्टी को मैं कंप्लेन कर दिया कि वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर साहब 10 साल ले लेंगे, तब भी वक्फ नहीं रहेगा, वो अपने कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे, इस बिल में वक्फ प्रॉपर्टीज के एफिशिएंसी के लिए नहीं बनाया गया है, ये वक्फ प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। अब हिंदू मेंबर्स को या नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। भाई आप उत्तर प्रदेश में जाइए, उत्तर प्रदेश में जो काशी बोर्ड है, वहां पर तो क्लियर लिखा हुआ है कि ही हैज टू बी हिंदू। अगर वो हिंदू धर्म छोड़ेगा तो मेंबरशिप चले जाएगी। फिर आप देख लीजिए जाकर, आप ये जो आपका तमिलनाडु का एक्ट है, तेलंगाना का एंडोमेंट एक्ट है, आंध्रा का है, उड़ीसा का है, इसमें सब लिखा गया कि ओनली हिंदू विल बिकम द मेंबर। अच्छा, हिंदू की परिभाषा क्या है संविधान में? हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, मगर इन मंदिरों में सिर्फ हिंदू बनेगा मेंबर। अब मिसाल के तौर पर मुंबई में ट्रस्ट में है आपका कौन सा मंदिर? सिद्धि विनायक है। गुजरात में सोमनाथ की मंदिर, वो भी ट्रस्ट में आता। वहां पर आप किसको बनाते हैं मेंबर? आप एक बात समझिए, तिरुपति के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो, मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? प्रसाद में आप बोल रहे कि एनिमल फैट आ गया तो गलत है, बोल हम भी मानते गलत है, नहीं आना चाहिए, उनकी आस्था है, मगर यहां पर हमारी आस्था, हमारे धर्म में, ये तो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो बिल मोदी लाए हैं, उनकी सरकार लाई है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। अच्छा, अभी हाजी मलंग की दरगाह है, एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है कि दरगाह नहीं, हम नहीं मानते। अब ये कानून बनेगा तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं ये दरगाह नहीं है, ये तो कुछ और है, या इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा। ये कैसे होगा बताइए आप? अच्छा, एक मिनट ठहरिए, इसमें एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी है। एएसआई चाहता है कि पूरा निकाल दिया जाए वक्फ बोर्ड से। एएसआई का सेक्शन 16(1) पढ़िए आप, वो ये बोलता है कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कैन नेवर बी चेंज्ड। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं, वक्फ के प्रॉपर्टीज को एफिशिएंट बनाने के लिए नहीं। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड को मुतवल्ली 7% देते थे अपने इनकम का, उसको आप 5% कर दिए। ये कौन सा वक्फ के मफाद में काम कर रहे बताओ आप? तो इसीलिए ये सब एक
मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। एक के बाद एक के बाद मैं कह नहीं जा रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ मैं। बोलिए आप कौन? हाँ, देखो मेरे भाई, सुनो एक हाँ बिल्कुल सही किया, बिल्कुल नहीं, सुन तो अरे भाई साहब, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो झगड़ा है सेबी के मैडम से, झगड़ा करो ना उससे। अरे सुन तो, अरे मेरे को जवाब देना मेरा काम है, तुम नहीं। देखिए, हम जवाब देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कर लिए, सुनो अभी। आप जैसा चाह रहे नहीं दूंगा मैं। आप मोदी है क्या? नहीं है ना मोदी, आप तो रुक जाइए। आप मोदी तो नहीं है ना, मेरे पीछे ईडी सीबीआई तो नहीं भिजाएंगे ना आप। सुनिए, मेरा जवाब यह है कि आप लोग झूठ चलाए, आपका झगड़ा सेबी से है। अब मैडम, अरे मेरा नहीं, उंगली मत दिखाओ, ऐसा मत दिखाओ। नहीं, आप जर्नलिस्ट है, मैं आपको बिल्कुल, वो झूठ है। हम बोल रहे तो नहीं, हम आपको बोल रहे झूठ है वो। आपको अब सुन तो लीजिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने तारीफ की इसकी, अब आपको पसंद नहीं आ गया बोलना। अरे बोल रहा हूँ, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने कहा कि इम्तियाज जलील ने कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया, बाज नौजवान जज्बात में थे। इम्तियाज जलील ने कहा कि ख़त्म किस्सा ये, और रजत शर्मा जी ने अपने इंडिया टीवी पर कहा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये क्या, आप तो तारीफ भी करो। इतना बड़ा मजमा आया, महाराष्ट्र की तारीख में ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आज़ाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। अब आप लोग डिसाइड कर लो, आप बैठ जाइए, आपको अपने क्या करें, उनको डिसाइड कर। आप कहीं भी बीच में उठ रहे, अब ठहरो ना। सवाल है कि निशिकांत दुबे एक एमपी है जिन्होंने जेपीसी के चेयरमैन को लेटर लिखा है। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ने एक लेटर लिखा है जेपीसी के चेयरमैन को, कहा है कि 125 करोड़ जो ईमेल आए हैं वक्फ बोर्ड को लेके, इसके ज्योग्राफिकल ओरिजिनलिटी पे जांच की जानी चाहिए। इसके पीछे विदेशी ताकत या जाकिर नाइक जैसे लोग शामिल हो सकते हैं कि 125 करोड़ जो जेपीसी को। सुनिए, मैंने इनिशियल रिमार्क्स में अपने कहा कि ये जेपीसी नहीं है, ये जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ है। जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो भी होता है, जो भी निर्णय होगा, वो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, वो हम पार्लियामेंट रूल्स प्रोहिबिट करते। वो अंदर जो भी होगा वो चेयरमैन साहब और मेंबर्स डिसाइड करेंगे। वो लिखे हैं तो ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो, पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी हो, पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी हो, पार्लियामेंट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो, इन तमाम कमेटीज में जो भी अंदर जो होता है वो हम नहीं बोल सकते। आप मेरे को चाह रहे हैं कि कोई लेटर लिखा चेयरमैन को, वो कमेटी का हिस्सा हो गया। अभी हम उसको कमेटी में बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो कमेटी का चेयरमैन तय करेगा, हम तय करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट के जो मालिक है, मैनेजर है, उसका नाम लिखने कहा है, कल ही ऑर्डर आया है, क्या कहेंगे?
एक ऑर्डर तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का, एक ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया। अब ये जो ऑर्डर निकाले हैं उसको मुझे देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी उस पर कोई मैं रिएक्शन दे पाऊंगा। सर वक्त अमेंडमेंट जो है इंडिया अब आप सर वक्त अमेंडमेंट बिल को लेके आप उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वक्त के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वक्त की जायदाद है जिनके ऊपर कब्जा हुआ है और जो दूसरों के पास है, तो क्या अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अंबानी की जगह तो सुनिए, अभी देखिए, नहीं आप अच्छा आप पूछ लीजिए आप वहाँ। वक्फ बोर्ड की जो आप बता रहे कि वक्फ बोर्ड में बदलाव नहीं होना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड जो रहे अभी तक का जो वक्फ बोर्ड बना या ट्रिब्यूनल बना, उसके रहते हुए सिर्फ बिजनेस में सिर्फ बिल्डर लोग ने जो है पैसे कमाए, ना ही कि एक आम मुसलमान को कोई फायदा हुआ वो वक्त की जमीनों से। अंबानी एक जो जिस पे एक नोटिस आएगी जो इतना दुनिया का सबसे बड़ा घर बना चुका है, उस पर आपका क्या कहना? आप लोगों को गलत फहमी है कि वक्फ प्रॉपर्टी से या जो मुतवल्लियों से पीपल एट अवामुन्नास को एट लार्ज पब्लिक फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी गुलबर्गा को जाइए। गुलबर्गा में जो उस ख्वाजा बंदा नवाज के जो सज्जादे हैं मोहम्मदुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज से 50 साल 55 साल पहले उन्होंने एक स्कूल शुरू किया था और मुसलमान लड़कियों को तालीम दिलाने के लिए वो बंडी में, बैल बंडी में पर्दा लगाकर वो बंडी हर मुस्लिम घर को जाती थी ताकि वो मुस्लिम बच्चियां उसमें बैठकर आकर स्कूल में पढ़े। फिर उन्होंने स्कूल कायम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया, मेडिकल कॉलेज कायम किया। ऐसा आपको नेगेटिविटी मत दिखाइए, ये एक है। दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स नहीं है। अगर मुझे किसी एनक्रोचर को निकालना है तो कलेक्टर को लिखना पड़ता मुझे। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में केस जीत भी जाता हूं तो मुझे ईपी फाइल करना पड़ता सिविल कोर्ट में। तो वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स मिलने चाहिए जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को दिए गए हैं, वो दीजिए और आप इन एनक्रोचर्स को निकालेंगे। अब जो एनक्रोचर्स है, लिमिटेशन एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं होता। अब इस बिल में नरेंद्र मोदी बोल रहे लिमिटेशन अप्लाई होगा, यानी जितने एनक्रोचर्स कब्जा करके बैठे हैं उनको अब मालिक बनाना चाह रहे। अब रहा सवाल तीसरा जो आप यहां पर बड़ी बिल्डिंग का हवाला दिए, वो जो है वो आगा खानी वक्फ की है। अब मोदी जी आगा खानियों के लिए वक्फ बना रहे। हम चैलेंज कर रहे मोदी जी को, आगा खानी जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी जिसमें कुरान पढ़ाना, यतीम खाना था, वो उसको 21 करोड़ में किसने बेचा और क्यों बेचा? और क्या वहां पर वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स ने लिखकर नहीं दिया था कि दिस इज अ वक्फ प्रॉपर्टी? अभी भी मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये अगर आप पावर्स देखिए, सेक्शन 40 का पावर छीन लेंगे, आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे, वक्फ बाय यूजर निकाल देंगे, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? फिर वक्फ बोर्ड के लिए तो नहीं किया जा रहा है ना, ये तो बड़े बड़े दौलतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है। अखिलेश यादव ये वो नहीं पूछे अभी, ने बोले सर आप इंडिया जलील ने कहा था कि हम चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन हो ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। इसके ऊपर महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहा गया है कि अगर आप गठबंधन करना चाहते हो तो लेकिन प्रस्ताव दीजिए, खड़गे जी से बात करिए, उद्धव जी से बात करिए। एक बात आप बात करना चाहेंगे? इम्तियाज जलील साहब ने लिखकर एक प्रस्ताव भिजाया है कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष को और एनसीपी के अध्यक्ष को, उन्होंने लिखकर भिजाया है। मैं इतना ही कहूंगा, अब वो उनको डिसाइड करना है। इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे करना चाह रहा हूं, जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया भाई। इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से,
उनको आना चाहिए था। भाई ये तो MIM का फंक्शन नहीं था, ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं अब फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े होने तैयार हैं। ये तो नामूस रिसालत का मसला है ना। ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बेशर्मों को। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए। एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं, मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले, इन लोगों को नहीं आते। तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में? मगर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। आप ये बात एक आता हूँ। हाँ, हम भी डटे हुए हैं। हम कहाँ डटे हुए नहीं है? आपको क्या लग रहा है? जितना हम डटे हुए हैं उन तो वो तो हटे हुए हैं, वो तो डरे हुए हैं, हम तो डटे हुए हैं। हाँ, अभी उनका सवाल हो जाए, सवाल हो जाए। आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आपकी कुछ रणनीति है क्या? आने वाले दिनों में आप आज आए हैं महाराष्ट्र? नहीं, अभी तो हमने हमारे मुंबई के अध्यक्ष रईस लश्करिया साहब के विधानसभा में आज हमारी जनसभा है। हमने इनका नाम डिक्लेयर कर दिया, इम्तियाज जलील का नाम डिक्लेयर कर दिया। हमारे 2 MLAs हैं, मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह धूलिया से। फिर शोलापुर से हमने फारूक का नाम डिक्लेयर किया। और भी नाम डिक्लेयर करना है हमको, और वो नाम डिक्लेयर करेंगे अभी हम। नहीं, एक मिनट, वो नहीं पूछे ना, वो पूछे। मजलिस में आने वाले इलेक्शन में कितनी सीट से पार्टिसिपेट मैं करेगी? और आपका प्रोटोकॉल बोलता है कि मुंबई अध्यक्ष लीजिए या तो फिर सीट लीजिए। हम फैयाज खान के साथ में आपने वो किया। किसका? वही सवाल था कि मजलिस जो है मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करती है, और ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं लगता है कि आपसे और ग्राउंड लेवल पे जो तालमेल है वो है। मिसाल के तौर पे हारिस पठान को लेकर जो है आपके खुद के मुंबई में नाराजगियाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ। पिछले कुछ 15-20 दिन पहले कुछ ऑफिस में भी जो है इस तरह की नाज़िम अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है कि आपका ग्राउंड आपके घर में नाराजगी नहीं है? एक मिनट ठहरिए। अच्छा, तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है तुम्हारे खिलाफ? अरे तुम बोलने तो दो ना, तो तुम आके बैठो तो मैं उधर आता हूँ। आ जाओ इधर। तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है ना? हर घर में नाराजगी होती है, तो उसमें क्या है? घर है अपना। तो अरे भाई, बहुत जमीन पे लगाव है, जमीन पे चल रहा है काम, फिक्र मत करिए। नहीं, ना एक मिनट। अब मुंबई में कई मरतबा आता हूँ, कई मरतबा अपने कार्यकर्ता से मिलता हूँ, आप लोगों से बच के निकल जाता हूँ। इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम नहीं मिल रहे हैं, आते हैं, मिल रहे हैं, काम हो रहा है। यकीनन इस बात का मैं इकरार कर रहा हूं कि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और अच्छा करेंगे, मगर ये बोलना कि बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब, एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उससे ठीक पहले योगी गवर्नमेंट वोटर्स लिस्ट में से मुसलमानों के नाम काट रही है। एक ये सवाल, और दूसरा सवाल जम्मू कश्मीर चुनाव में लेना चाहता हूँ, जिसमें बीजेपी पहले एक सवाल हो जान दीजिए। नहीं, मैं नहीं, कहाँ भाग रहा हूँ मैं? अखिलेश यादव वाला से पहले नहीं, अगर नाम काट रहे हैं तो नाम दलाइए ना। आप डेट ऑफ पोलिंग आने तक नाम दला सकते हैं, आप नाम दलवाइए। आप रो क्यों रहे हैं? आप नाम दलवाइए। अगर आपके नाम का बीजेपी नाम डाल रही है डिलीशन का, तो आप डालिए उनका नाम।
कौन रोक रहा है आपको? आप डालिए नाम और इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन भिजाइए, मीडिया को दीजिए कि कहां पे कौन सी 10 विधानसभा में चुनाव हो रहा है बाई इलेक्शन का, कहां से नाम काट रहे हैं वो दे दीजिए। मीडिया को बोल दीजिए कि इस विधानसभा में इतने नाम काटे गए मुसलमानों के, मगर नाम डलवाइए आप और करिए वो। सर मजलिस अब वो कहाँ पे? हाँ नहीं, इस सवाल का जवाब जो है हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब आपको देंगे। सर एक सवाल है, वो भाई नहीं पूछे, वो आप वो पीछे आपके जो है मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला। नहीं, जवाब दे दिए आप। वो क्या बोल रहे? ISI चाइना, हाँ, और ये लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, किसके नाम पे कर रहे हैं वो लोग? किसके नाम पे कर रहे हैं? नहीं, किसके नाम पे तो करना नहीं, अरे मैं जवाब, किसके नाम पे तो करना पड़ेगा ना। क्या चाइना के नाम पे रजिस्ट्री होगी भारत में? नहीं, अरे वो बोल रहे हैं वो, अरे नहीं, वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज अपने नाम पे कर रहे हैं, चाइना के नाम पे रजिस्ट्री तो नहीं होगी भारत में। हाँ, एक जगह पे हो गई, डेमचौक डेमसांग में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना कब्जा करके बैठा है, ऑल वेदर रोड्स बना चुका है। चाइना वहां पर जो स्ट्रक्चर्स बना रहा है अपनी आर्मी के लिए, ऑल वेदर, उसमें माने हीटिंग है, वहां पर खाने का इंतजाम है। हम आज भी चैलेंज कर रहे नरेंद्र मोदी को, अगर हम झूठ बोल रहे तो नरेंद्र मोदी आपको, मीडिया के लोगों को लेकर जाइए डेमचौक डेमसांग में और सुनिए। 1 साल पहले एसपीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें लद्दाख के पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। वो जो पिक्चर में तालाब दिखा था ना, वो मशहूर पिक्चर था, वो नाम याद नहीं आ रहा, मैं देखता नहीं हूं मैं, वो तालाब को आप नहीं जा सकते अभी। वो तालाब को खाली आपको टीवी में देखना पड़ेगा, आधा तालाब चाइना ले लेके चला गया। तो ये सुनिए, तो हमारे जो दोस्त लेटर लिखे हैं उनको तो डेमसांग डेमचौक के बारे में बात कर। अब हाँ, तो उनका इन्वॉल्व है तो देते प्रूफ, दे बराबर। अगर कोई इन्वॉल्व, चाइना इन्वॉल्व है तो हम तो बोलेंगे पहले चाइना को डेमसांग डेमचौक से निकाल कर उखाड़ कर फेंको। अभी तक 18 राउंड की बातचीत हो चुकी है भारत सरकार की और चाइना की आर्मी के साथ, और चाइना टस से मस नहीं हो रहा है। और मोदी जी देश को झूठ बोले थे, क्या बोल, सुनिए, सुन तो लीजिए, क्या कहा था? ना घुसा है ना घुसेगा। 18 राउंड की बातचीत क्या बिरयानी खाने के लिए की जा रही है चाइना से? तो अरे भाई, आपके ने प्रूफ है तो देखिए ना, मेरे को क्या करना है चाइना ISI से? मैं ये कह रहा हूं चाइना तो कब्जा करके बैठा है और POK में पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, निकालिए उसको वहां से। आप तो बोल दिए हैं, निकालिए ना। वो जो सवाल नहीं पूछे उनको पूछने दीजिए। इसको एक ही जोड़ना चाहूंगा, शहर में जगह जगह पर पोस्टर लगे हैं, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगी है और लिखा गया है बदलापुरा। बदलापुरा हो गया, इस तरह के पोस्टर भी लगे। तो इस पोस्टर से शुरू करते हैं। अब वो बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए ना, बदला पूरा हो गया। तो सरकार इस बात को मान रही है कि कोर्ट से सजा नहीं दिलाएंगे, ऑनरेबल जज साहब सजा नहीं देंगे, हम बदला लेंगे। देखिए, ये जो बदला लेते हैं ना, ये जो लोग बदला लेने वाले होते हैं, ये गैंगस्टर माफिया होते हैं।
संविधान में इंसाफ होता है, जस्टिस होता है, और कोर्ट के जरिए से उस खाती को जब सजा दी जाती है तो बदला नहीं होता, वो जस्टिस होता है। तो बदले और जस्टिस में फर्क है। आप बदले की बात कर रहे हैं, हम जस्टिस की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होगा जैसा पोस्टर लगाकर बदला ले लिए तो फिर कोर्ट को बंद कर दो। आप जितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको बोलो छुट्टी मनाओ, चौपाटी पे जाकर बैठ के एंजॉय करो। जज साहब को बोलो आपकी जरूरत ही नहीं है। वो संविधान में जो राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, एक्यूज का भी है और आपका मेरा भी है। आप बदला लेकर नहीं मार सकते, आप जस्टिस करके उसकी आप कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हो उनको, वो जस्टिस होगा। तो ये पोस्टर लगाने का मतलब ये है कि बीजेपी इस पर अपनी रोटी सेक रही है और उसको बदला कह रही है। हम जस्टिस का मुतालबा कर रहे हैं। सर, आपने जस्टिस की बात कही, जो अक्षय शिंदे उनके बाबा हाईकोर्ट में गए, कहा कि जो इनकाउंटर हुआ है गलत हुआ है। भाई ख्वाजा यूनुस याद है आपको? ख्वाजा यूनुस किसी को याद है? घाटकोपर में ख्वाजा यूनुस का क्या हुआ? अभी तक सब गूंगे बन के बैठे हैं। आज भी ख्वाजा यूनुस का परिवार पूछ रहा है कि भाई जिंदा है तो बताओ, मर गया तो कम से कम खबर बताओ। ख्वाजा यूनुस का क्या हुआ बताइए आप। हमने इसी मुंबई में पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, वो जालिम आतंकवादी, वीटी स्टेशन पर खून की होली खेली गई, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में मारा गया। हमने कसब को पकड़ा था और उस कसब को पकड़ने में मुंबई पुलिस के एक बड़ा कांस्टेबल ने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। हेमंत करकरे की मौत हुई और 2 IPS की मौत हुई। हमारे सिस्टम ने उस जालिम को गोली नहीं मारी, कसब को जेल में रखा, केस चलाया, कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी, और जब वो मर गया तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि हमारे कब्रिस्तान में मत दफनाओ उसको, वो नापाक है, उसको ले जाकर जेल में दफनाया गया। ये जस्टिस है। बदला और जस्टिस में फर्क ये है। वैसे साहब, हाल ही में जब भिवंडी में दंगे हुए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए, इससे जो पब्लिक भड़क गई और हालात बिगड़ गए। तो क्या ये जय श्री राम के नारे लगाना गलत है? और दूसरा ये कि जो गणपति की मूर्ति पे जो लोग पत्थर फेंकते हैं, क्या वो सच्चा मुसलमान हो सकता है? देखिए, कोई भी सच्चा या पक्का या झूठा ये आप और मैं तय करने वाले नहीं हैं, समझे ना। जो सबसे पहले अच्छा इंसान होना पड़ेगा, तभी वो अच्छा मुसलमान, अच्छा हिंदू होगा। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप में ना अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होगी। और अगर आप जब रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे हैं तो आपका रिलीजियस प्रोसेशन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर कुछ गड़बड़ करें। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ये हमारा मानना है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। कोई देखिए, एक बात सुनिए 6 दिसंबर को कौन से पत्थर फेंके गए थे? सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। 6 दिसंबर को कौन सा पत्थर फेंका गया था? नहीं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को पत्थर फेंका गया था। नहीं, 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया था। 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया, इसलिए मस्जिद तोड़ दी आपने। छोड़ दीजिए। नहीं, आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल के अपनी सुन तो लीजिए। आप अपनी TRP रेटिंग देखना। एक मिनट ठहरो। आप 6 दिसंबर को खंडन करेंगे? करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं भी सुनिए, मैं आप जवाब दे रहा हूँ भाई। देखिए, सुन तो लीजिए। आप ऐसा करेंगे, अगर आप मन बना के आए हैं कि मेरी TRP बढ़ जाएगी ZTV की और ET की, तो नहीं होगा। सुनिए, आप सुनना पड़ेगा, या नहीं सुनेंगे तो मैं खामोश बैठ जाता हूँ। आप इतना देखिए, मेरे को अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोला हूँ, आपको तकलीफ हो रही है अंदर से, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ से हो। और कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस एक्शन लेगी। आजकल तो CCTV आ गया ना, CCTV में सब निकलता है। वो तो BNS में वो उसको एक्सेप्ट भी हो रहा है। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करेगा।
मगर कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि खड़े होकर बोले कि मस्जिद में घुस के मारूंगा क्योंकि वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका राज दुलारा है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कानून का नहीं होना चाहिए। कानून मजहब देखकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये हमारा बोलना है। आप बोलिए। 10 साल पहले का जो बयान था आपके छोटे भाई साहब का, बस 2 मिनट का। अब वो उसमें मत जाइए, वो कोर्ट से बरी हो गया, वो खत्म हो गया। बात नहीं कर रहा हूं। अरे यार, ये कहा गया है कि मस्जिद में जो कमाने के लिए आएगा उसको धक्के मार के भगा दिया। हाँ? मस्जिद में जो भी लीडर कमाने की गरज से मस्जिद में शामिल होगा, मस्जिद पार्टी में, उसको धक्के मार के भगा दिया जाएगा। पिछले 10-15 साल का डेटा देखा जाएगा तो मस्जिद के लीडरान की जो है, अरे भाई, एफिडेविट में उनकी मिल्कियत में काफी इजाफा हुआ है। आपके बारे में पठान साहब भी बैठे हैं, उनकी मिल्कियत में इजाफा हुआ है। अच्छी बात। सर, आप बयान में कहा है नहीं सुनिए, मिल्कियत में इजाफा हुआ है, आपकी क्यों जल रही? हुआ है तो हुआ है। बीजेपी के नेताओं में इजाफा हुआ है, बहुत सौ का इजाफा हुआ है। भाई आज जो प्रॉपर्टी 5 साल पहले थी उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ाती है तो प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी। 3 से 30 हो गई। हाँ है नहीं है नहीं। अच्छा, आपको शेयर नहीं मिला क्या? बोलिए, बताएंगे आप। चलिए नागालैंड वाले मसले में आपका क्या कहना है? नागालैंड के मसले अभी अरबी में बोलना चाहते सर। जितने भी बड़े मुस्लिम संगठन है उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में एक तरफा मतदान किया गया, भारतीय आघाड़ी पक्ष में, लेकिन विधानसभा में प्रतिनिधित्व मुसलमानों का नहीं होता है। इसीलिए कम से कम 42 सीटें जो है जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर मुसलमानों को उम्मीदवारी दी जाए ताकि सदन में जाकर वो मुसलमानों के मुद्दे को उठा सके। इतना बड़ा प्रोसेशन निकला जो नॉन पॉलिटिकल था, उसमें नहीं आ रहे ये लोग। क्या टिकट पूछ रहे? एक मुसलमान के लिए उसका जो दिल होता है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, उसमें इनके लीडर नहीं आना चाह रहे, उसमें तो अब क्या बोलेंगे इनको? अरे भाई तुम इतना बड़ा मसला है ये, उसमें आ जाते आप टिकट लेके क्या करेंगे? वैसे सर, धारावी वाले मुद्दे में क्या है? धारावी में जो मस्जिद है वहाँ पे निर्माण कार्य हुआ और मस्जिद का कुछ हिस्सा एजेंसी के मुताबिक उसका निर्माण हुआ, इसको लेकर काफी हंगामा हुआ है और अब वहाँ पर कमेटी द्वारा कुछ कहा गया है कि वो पूर्ण कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर मार्केट का माहौल है। कमेटी बोल दी ना तो मैं क्यों बोलूंगा? कमेटी जब बोली है तो कमेटी से पूछो। कमेटी का कहना है कि पूरी धारावी में इलीगल अरे बांधकाम हुआ है, सिर्फ मस्जिद को ही निशाना बनाया जा रहा है। जो कमेटी बोली है वो काफी है, उनसे पूछना पड़ेगा, मैं तो नहीं मालूम। मैं जब कमेटी बोली है तो उसमें अभी और क्या बोलेगा? राकेश राणे और बाबा रामगिरी को अपने गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्या अगले सत्र में आपने मुद्दा उठाई? तो यही तो मैं बोल रहा था, हमारे जो भाई ईटी और जी के पूछ रहे थे, ये तो कानून का संविधान इनको यहाँ नजर नहीं आता, इनको नजर ही नहीं आता। ये पूछ क्यों नहीं रहे कि ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह, भिजाओ उसको, उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ, ले जाओ ना। एफआईआर हुआ है, एफआईआर लेके क्या करेंगे? बीएनएसएस में तो 15 दिन का टाइम है, जब एफआईआर इशू हो चुका है तो पकड़ो ना उसको, नहीं पकड़ सकते। देखिए महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक नहीं अनेक भाषण है उसके, क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का है। मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये आपको नजर नहीं आता, पत्थर नजर आते खाली आपको। तो ये सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों हो रहा है? उसको पकड़ना चाहिए फौरन दोनों को, कोर्ट अपना काम करेगा। एक चुनाव को लेकर के एक सवाल है। प्रॉपर्टी आधार कार्ड देख के हुए चाहिए। जो है सीट सेलिंग को लेकर अभी तक मीटिंग चल रही है, लेकिन 6 सीटें हैं मुंबई में जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, वहाँ वो सीटें ना कांग्रेस छोड़ने को तैयार है ना शिवसेना छोड़ने को तैयार है। हमें वो सीटें चाहिए, तो आप किस तरह से देखते? मेरा क्या आप वहाँ पे अपने कैंडिडेट को किस तरह से देखते? नहीं देखिए वो क्या मुस्लिम इलाकों में सुनिए, सिर्फ मुस्लिम इलाकों का सवाल नहीं है। एमआईएम पार्टी हर इलाके से अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। इम्तियाज जलील ने तो लिख कर दिया महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष को, एनसीपी के नेता को,
तो अब हम खड़ा करेंगे नहीं खड़ा करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी, मगर वो क्या करेंगे उससे मुझे क्या करना है, उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है ना वो। ओवैसी साहब, चुनाव को लेकर एक सवाल है कि चाहे अजित पवार की पार्टी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे आपने देखा कि ईद की छुट्टी को पोस्टपोन करने का मामला हो या यहाँ पे बुरखा बांटने का एक मामला हो, हर कोई जो है मुस्लिम वोटर्स को प्लीज करने में जुटा हुआ है। तो ऐसे में आगामी चुनाव में मुस्लिम वोटर्स जो हैं, क्या वो इनकी बातों में आएगा, कहीं वोट करेगा अजित पवार की पार्टी हो चाहे वो एकनाथ शिंदे की? अब आप ये बोलिए, वो मस्जिद में घुस के मारूंगा, किसको खुश कर रहे? मुल्ला जी को खुश कर रहे हैं। वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में बकवास बक रहा है, मुझे खुश कर रहे हैं। आप लोग क्यों ऐसा सवाल करते हैं भैया? ये कहां खुश हो रहे हैं? बुलडोजर मुझ पे इस्तेमाल होता, कोई भी अनाप शनाप बक देगा, केस अरेस्टिंग नहीं होती उसकी। अपीजमेंट तो इनका हो रहा है ना, रूलिंग पार्टी से जो वापस था उनका अपीजमेंट हो रहा है, और मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र की पुलिस का मजाक उड़ाया जा रहा है। अपीजमेंट तो दूसरी तरफ हो रहा है, मेजॉरिटेरियन अपीजमेंट कर रही है बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार। हाँ, चर्चाओं में हम भी हैं। सर, अकबर ओवैसी को आपने आपके छोटे उसको हमेशा मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति से दूर रखा है। क्या इस बार अकबर ओवैसी महाराष्ट्र के इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पर आएंगे, आप उनको लाएंगे? MIM का कोई भी नेता किसी भी जगह से दूर नहीं होता है। काफी सालों से यहाँ पर नहीं भाई, उनकी सेहत बाज़-औक़ात साथ नहीं देती है। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, तो उससे उनके सेहत की ठीक नहीं होने की बिना पर समर आएंगे, वो जरूर कैंपेन करेंगे, हर जगह करेंगे महाराष्ट्र में। वारिस पठान को टिकट आप देंगे? दो का नाम अनाउंस किया आपने, वारिस पठान का नाम अभी तक आपने अनाउंस नहीं किया। आपको शाम में अपन मिल रहे ना, बात करेंगे इस बारे में। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में क्या होगा? मुझे लगता है कि हरियाणा बीजेपी हारेगी, इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर भी हारने के मौक़िफ़ में है। तो लड़ाई जम्मू कश्मीर में मेरी राय है कि जम्मू में होगी। बीजेपी अगर जम्मू में हार गई तो खत्म, मामला टाइटें हो गया। थक गए आप लोग? सोच सोच के क्यों बोल रहे प्यारे? SMS आया क्या? पूछ ले, बोल के पूछे। नहीं, जाना है हमको, हमारे ऑफिस को जाने का ही है। मेरे को हाथ दबा रहे मेरा, चलो चलो बोल के। सर, फिलिस्तीन के खिलाफ एहतजाज करने से महाराष्ट्र में या इंडिया में मनाही है, मगर मोदी जी फिलिस्तीन में जाके वहाँ पर दुख जताते हैं, क्या कहना? नहीं, अभी तो यूनाइटेड नेशन में महमूद अब्बास से हेलो या हबीबी बोल कर आए हैं। हाथ मिला है महमूद अब्बास से मोदी जी। आपने नहीं देखा फोटो? मिले है ना। और इंडिया शुरू से पैलेस्टाइन की ताईद में खड़ा है। यहाँ पर सर एहतजाज करने में क्यों मना किया जाता है? अब नहीं मालूम क्या तकलीफ है, नहीं क्या तकलीफ है मेरे को नहीं मालूम। हम तो भारत शुरू से, चाहे महात्मा गांधी से हो, पंडित नेहरू हो, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, खुद हमारी मोदी के ये सरकार ने फ़लस्तीनियों के लिए एड भी भिजाया है। वो बोलते हैं कि हम 2 स्टेट का फाइल भी हैं। ये नहीं पूछे। क्या हुआ? 15 मिनट बोला, दूसरा मैंने 24 घंटा बोला, उसको छूट मिला। हाँ, आपकी बात सही है। छूट इसलिए मिल रही है कि सरकार उनको बचा रही है। हाँ, छूट बहुत देते। एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए ना। गली न्यूज के मालिक तुम है ना? तुम्हारा एम्प्लॉय को तुम छूट देते या खींचते रहते गले में डाल के उसको? ये मेरा पार्टी का एम्प्लॉय नहीं है, तनख्वाह पे काम नहीं कर रहा है कोई भी। ये लोग रईस लश्करी है, ये लोग मेरे साथी है, तो छूट देने का सवाल नहीं है।
अरे भाई देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी में पार्टी के उसूल पे काम होता है। सर, रईस लश्करिया को लाने के लिए इम्तियाज जलील साहब का बयान था कि इनको जो फयाज अहमद जो पुराने मुंबई अध्यक्ष थे उनको इलेक्शन लड़ना है, इसलिए मुंबई अध्यक्ष बनाएंगे। मुंबई अध्यक्ष के हाथ में बहुत काम होता है, मगर आपने मुहिम तक पे जो है रईस लश्करिया को मुंबई अध्यक्ष भी बनाया और वहाँ पर उनको टिकट देने का भी समय पर ऐलान कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि फयाज अहमद के साथ आपने नाइंसाफी की। पार्टी का प्रेसिडेंट मैं हूँ, इम्तियाज जलील नहीं है। मेरा डिसीजन है, मैं डिसीजन पार्टी लिया है। तो इम्तियाज जलील ने गलत बोले थे? नहीं, इम्तियाज जलील बोले हैं, मगर मामला मेरे पे ख़त्म होता है ना। मैं बोला मैं रईस लश्करिया को बनाऊंगा, इम्तियाज जलील का इख्तियार है। जैसा इम्तियाज जलील प्रोटेस्ट किए, इम्तियाज जलील के प्रोटेस्ट में मेरे को बुलाया, मैं नहीं आऊँगा, तुम आप महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, आप लीड करो। और इम्तियाज जलील ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट लीड करके महाराष्ट्र के मुसलमानों को, महाराष्ट्र की जनता को ये पैगाम दिया है कि मुसलमानों का प्रोटेस्ट पीसफुल हो सकता है, और जो महाराष्ट्र के सेकुलर लोगों में जो तकलीफ थी कि इतना गलत बयान आने के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हुआ। और आज इम्तियाज जलील बता दिया है कि जितने बड़े बड़े दूसरे समाज के नेता हैं, ओबीसी समाज के हो, मराठा समाज के हो, अब कोई ये ना समझे कि खाली वही जनता को ला सकते। आज इम्तियाज जलील ये बता दिया कि इम्तियाज जलील भी चाहेगा तो मुंबई में लाखों लोगों को जमा कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है। अभी आप भी मीडिया है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल सर, लड्डू में मिलावट हुई है, कई चीजें कही जा रही है, आप क्या कहते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है? देखिए भाई, देखिए, किसी भी धर्म में अगर कोई चीज़ मना है तो वो चीज़ मना है। अब उसमें डाला गया नहीं डाला गया वो तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, मगर वो देखना चाहिए, वो देखेंगे। हमारा बोलना ये है कि जब प्रसाद में वो एनिमल फैट प्रोहिबिटेड है, भाई मेरी वक्फ बोर्ड में आप क्यों पीछे पड़े? मेरे वक्फ बोर्ड में क्यों पीछे पड़े आप? ये तो मेरे भी धर्म का मामला है ना। आप हमारे हिंदू धर्म का प्रसाद है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो प्रसाद के बारे में सब बात कर रहे हैं, भाई आप वक्फ बोर्ड में देखो क्या करना चाह रही है सरकार। आप पूरा स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को लाना चाह रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आर्टिकल 26 को पढ़िए आप। उसमें रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहबी संस्थाओं का एडमिनिस्टर करने का राइट है मेरे को। आप मुझसे छीन रहे हैं, क्यों छीनना चाह रहे हैं आप? मेरी शिकायत मेरा यही है कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं? एक तरफ सर वक्फ बोर्ड की बात हो गई, दूसरी तरफ कई सारे जो हिंदू साधु संत लोग कह रहे हैं, उसी तर्ज पे देश में हिंदू संरक्षक बोर्ड बनना चाहिए, जिसमें तमाम हिंदू सनातन के जितने जो धर्म हुए वो उसमें बोर्ड होने चाहिए। तो एक तरफ हम वक्फ बोर्ड की बात करें, दूसरी तरफ अब ये मांग भी उठ रही है कि हिंदू संरक्षक बोर्ड बनाए। भाई वो बोल रहे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए। वो क्या बोल रहे, वो क्या चाह रहे हैं मेरे को तो नहीं मालूम, मगर जितने हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स हैं उसमें चाहे वो आपके कितने 12 ज्योतिर्लिंग है या 18 ज्योतिर्लिंग, 12 है जो झारखंड में है। आप जाकर लॉ पढ़ लीजिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि ओनली ए हिंदू वी कैन बिकम अ मेंबर। अगर कोई मुसलमान आता है उस कैटेगरी में तो गवर्नमेंट को राइट है किसी हिंदू को बना दे उस जगह पर, वो तो है। एंडोमेंट बोर्ड्स को तो लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई नहीं होता। एंडोमेंट बोर्ड में सेक्शन 40 भी है। एंडोमेंट बोर्ड में बाय यूसेज है जो सरकार वक्फ बाय यूजर निकाल रही है इस बिल में। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का ट्राइब्यूनल फाइनल होता है, आप वक्फ ट्राइब्यूनल को खत्म कर रहे हैं। भाई जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों निकाल रहे फिर आप? ये दुश्मनी है बीजेपी नरेंद्र मोदी की। जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है आप यहां पर नहीं दे रहे हैं, तो यही हमारा मुद्दा है। ये आखिरी है ना, ए बस कर देना, बस फिर शाम में कुछ नहीं होगा। नीतीश राणे ने कहा है कि
रैली को देखते हुए कहा कि इतने पोहे तर आम्ही रोज सकाळी नाश्ते खातो, यानी इतने लोग आए तो मैं सुबह नाश्ते में खाता। क्या कहना बात करते हैं क्या? अब नहीं मालूम वो इंसान को खाता है क्या, ये कब से होगा खाने वाला, ये इंसान को खाता है वो, यही कहा उसने। क्या कहा, उसका तर्जुमा क्या है, ट्रांसलेशन क्या है? इन्होंने इतना लिखा, इतने पोहे, पूरा पोहे आटे रैली में के हाथ में लिखा है पोहा। और कहा इतने पोहे तो मैं नाश्ते में खाता हूँ। अच्छा जो आदमी का मवासा है वो चावल के उसमें किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह। पोहे पोहे अब मौज मौज बना लो प्यारे, तुम्हारी सरकार है, 1 महीना 2 महीने की बात है, मौज बना लो। तुम्हारे को जैसा है ना, ये एकनाथ शिंदे है, फडणवीस है, तो वो एक कहावत क्या है, एक कहावत, मशहूर कहावत है कि अब सरकार उनकी है तो वो बचा रही है उनको, मगर संविधान की बेइज्जती की जा रही है, महाराष्ट्र पुलिस की बेइज्जती की जा रही है, जो बकवास पे बकवास बोला जा रहा है। और अब BNS कानून में प्रोविजन है 302 पढ़ो आप, जिसमें हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट है। थैंक यू।